हेलो एवरीवन। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के सीरीज में जो अगला टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है एयरवे रेजिस्टेंस। जब भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी करते हैं तो इसमें हम इंस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग इन और एक्सपायरेशन ब्रीदिंग आउट की स्टडी डिटेल में करते हैं। इनमें क्या होता है, एयर की ही मूवमेंट होती है। तो जब एयर का मूवमेंट वेरियस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होकर जाता है तो जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स है उनके द्वारा कुछ हिंड्रेंस यानी कि जिसको रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो वो कौन कौन से रेसिस्टेंस है जो हमारी बॉडी में रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा एयर के मूवमेंट को प्रोवाइड किया जाता है, इस लेक्चर में उसी को हम डिटेल में कवर करेंगे। अगर टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक से ही क्लियर है कि मीन्स एयर रेसिस्टेंस यानी कि जो डिग्री ऑफ रेसिस्टेंस को जो एयर फ्लो को दिया जाता है हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आइदर ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट के समय, उसको हम एयर रेसिस्टेंस बोलते हैं। अब जो एयर की जो मूवमेंट है उसको फ्लो बोला जाता है। तो फ्लो की जो फॉर्मूला है जो कि प्रेशर ग्रेडियंट अपॉन रेजिस्टेंस, यह एक सिमिलर फॉर्मूला है जैसे कि जब हम ओम्स लॉ की स्टडी करते हैं फिजिक्स में, तो वहाँ क्या होता है, वोल्टेज V इक्वल टू आई आर होता है। सिमिलर वेल में क्या होता है, फ्लो इक्वल टू प्रेशर ग्रेडियंट अपॉन रेजिस्टेंस। तो क्या होता है, यहाँ फिजिक्स में पढ़ते हैं V इक्वल टू आई आर होता है, तो मीन्स करेंट इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। सिमिलर वे में हम एयर फ्लो को क्या करंट मान सकते हैं, और वोल्टेज हमारा प्रेशर ग्रेडियंट, वहाँ भी एक ग्रेडियंट है, मीन्स यही फोर्स है जो कि करंट के मूवमेंट को प्रोवाइड करवाता है। सिमिलर वे में जो प्रेशर ग्रेडियंट है वही एयर फ्लो के मूवमेंट को हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर को रेगुलेट करता है, और रेसिस्टेंस जो है वो दोनों में कॉमन ही है। ओके, तो इस फार्मूला से हम क्या ड्राइव करते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि अगर प्रेशर ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो जो फ्लो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। फ्लो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। इसका मतलब क्या होगा कि अगर फ्लो कम होता है तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, सॉरी ये वैसा वैसा सही है, मतलब अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो फ्लो कम होगा, और अगर रेसिस्टेंस कम होता है तो फ्लो एयर फ्लो ईजिली या बढ़ जाएगा। तो अब हम जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे एयर रेसिस्टेंस को, उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो जो पहला जो फैक्टर है वो है डायामीटर। एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था पोइजली। उन्होंने एक पोइजली हैगमैन इक्वेशन दिया था, जो कि इक्वेशन रिलेशन बताता था रेसिस्टेंस और जो डायामीटर है किसी भी ट्रैक का उसमें। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि रेसिस्टेंस इक्वल टू, इन्होंने दिया था वो था 8 ईटा एल अपॉन क्या था, पाई डायामीटर रेज टू द पावर 4। ओके, तो यह एक रिलेशन फार्मूला दिया था पोइजली हैगमैन ने। तो इस फार्मूला से हम यह डिराइव कर पाते हैं कि जो रेसिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेज टू द पावर 4, क्या इससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम रेसिस्टेंस को आर से डिनोट कर रहे हैं, और जो स्मॉल आर है वो रेडियस है, स्मॉल आर स्टैंड्स फॉर रेडियस। ओके, और डायमीटर जस्ट डबल होता है रेडियस का। तो अगर किसी भी ट्रैक की अगर उसका डायामीटर या रेडियस की जब हम बात करते हैं, तो अगर उसके डायामीटर को 4 टाइम्स अगर बढ़ा दिया जाता है तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स कम हो जाएगा। मीन्स जितना ज़्यादा डायमीटर होगा रिस्पेक्टिव ट्रैक का उतना कम रेसिस्टेंस वो एयर मूवमेंट को प्रोवाइड करेगा। ओके, अगर 2 टाइम्स भी बढ़ रहा है, मीन्स बेसिक मैथमेटिक्स, अगर 2 टाइम्स भी बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, रेसिस्टेंस कितना टाइम कम हो जाएगा, 16 टाइम्स कम हो जाएगा। कम क्यों हो रहा है, इसको बढ़ाने में, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, फ्लो बढ़ेगा। ओके, मीन्स इसको फ्लो बढ़ेगा, यानी कि जितना ज़्यादा डायमीटर होगा फ्लो उतना ज़्यादा होगा। तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस, यानी कि जो फ्लो होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेडियस ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके ओके, अब क्या होता है कि तो हमारे बॉडी में जो है, मतलब जैसे जैसे हम बॉडी के अंदर माइक्रो लेवल पे जाते जाए देखेंगे जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो डायामीटर है वो तो मिनिमम होते जाती है, बट फिर भी हमें उतना ज़्यादा वर्क हार्ड नहीं करना पड़ता है ब्रीदिंग करने के लिए। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो मेन रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा ट्रैकिया है उससे इसलिए एयर, तो क्योंकि उसका डायमीटर मैक्सिमम होता है तो एयर इजिली मूविंग हो जाता है।
बट जैसे हमारी बॉडी के अंदर पहुंचेगा वेरियस टर्सरी लेवल पे, वहां पे क्या होगा कि जो ट्रैक से जो एलिमेंट्स है वो पैरेलल वे में अरेंज्ड होते हैं, वो पैरेलल वे में अरेंज्ड होंगे। तो जब हम रेसिस्टेंस करते हैं फिजिक्स में, जब करंट की स्टडी करते हैं, तो वहाँ जब रेसिस्टेंस के देखते हैं तो वहाँ जो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में अरेंज्ड होते हैं, मैं सपोज इसका एग्जांपल अगर हम 4, 5 और 6 लेते हैं, इनका अपना अपना रेसिस्टेंस है, तो इसका जो नेट रेसिस्टेंस होगा वो जो मिनिमम है, मिनिमम वाले से भी कम होता है। ये बेसिक फिजिक्स है। तो सिमिलर वे में यह रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स हैं, उन पे भी ये लागू होता है। मीन्स जो ट्रैक्ट्स जो है उनका अरेंजमेंट, ऑल्दो उनका रेडियस बहुत कम होता है, बट वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। तो पैरेलली अरेंज्ड होने के कारण उनका जो नेट रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ही मिनिमम हो जाता है। ओके, इसीलिए जो कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि मतलब ट्रेकिया का डायमीटर क्या है, बहुत मतलब रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में मैक्सिमम होता है, बट उसका रेसिस्टेंस मैक्सिमम क्यों होता है? उसका रेसिस्टेंस मैक्सिमम इसीलिए होता है क्योंकि उसका, ऑल्दो वो उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है, पर बाकी और जो रिस्पेक्टिव ट्रैक्स के एलिमेंट है उनका रेडियस ऑल्दो कम है, बट वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। ओके, यहाँ पे नोट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि हाईएस्ट रेसिस्टेंस किसका होता है, ये ट्रेकिया में होता है। मीन्स वन लाइनर टाइप क्वेश्चन, नोट में आप लिख सकते हैं कि जो ट्रेकिया होता है उसमें क्या होता है, हाईएस्ट रेसिस्टेंस। ओके, तो ये है कि हाउ डायमीटर अफेक्ट द एयरवे रेसिस्टेंस। अब हम सेकंड पे आते हैं जिसका नाम है नर्वस सिस्टम कंट्रोल। तो देखिए, नर्वस सिस्टम कंट्रोल जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे रिस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करता है। तो ये टू डिफरेंट पाथवे है जिससे कि रेगुलेट करता है। तो इसमें जो पहला है वो है सिंपैथेटिक। ओके, और सेकंड है पारासिम्पैथेटिक। पारासिम्पैथेटिक। अब देखिए क्या होता है, जो सिंपैथेटिक है वो अल्फा और बीटा रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करता है। जब हम रिसेप्टर की स्टडी करेंगे तो वहां देखें तो ये बीटा टू रिसेप्टर पे एक्ट करके ये एयर वे मीन्स जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पाथवे हैं उनका वो उस पर एक्ट करेगा, उसके डायामीटर को बढ़ा देगा। और जैसे कि हम यहाँ देखें, डायामीटर जैसे ही बढ़ेगा रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेसिस्टेंस जैसे ही कम होगा एयरवे फ्लो बढ़ जाएगा। ओके, तो एयरवे का फ्लो बढ़ेगा, और एयर का फ्लो बढ़ रहा है वो सिंपैथेटिक मीन, सिंपैथेटिक कब होता है, इमरजेंसी सिचुएशन। तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी होती है, जैसे कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें मोर एयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारा बॉडी भी उसी तरह बनाया गया है अडेप्ट टू सिचुएशन पे, कि जैसे ही हम एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे एड्रेनलिन रिलीज होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो बीटा टू रिसेप्टर पे जाकर एक्ट करेगा, एयरवे का डायमीटर बढ़ेगा, फ्लो बढ़ेगा, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एयर एक्सचेंज के लिए प्रोवाइड हो जाएगा। बट सिमिलरली जो पारासिम्पैथेटिक है वो जस्ट इसके रिवर्स एक्ट करता है। ये जो डिफरेंट रिसेप्टर है मस्करेनिक M1, M2, M3, M4 और 5, उसके तहत ये एक्ट करता है। और ये जब एक्ट करेगा तो ये डायमीटर को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा मीन्स डायमीटर को कम करेगा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो अगेन सेम रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे रेसिस्टेंस बढ़ेगा एयर का फ्लो कम हो जाएगा। ओके, तो यह डिफरेंट रिसेप्टर्स है जिसके थ्रू एक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं एयरवे मूवमेंट को। चलिए, अब जो अगला जो फैक्टर है वो है टर्बुलेंट और लेमिनार फ्लो। ये तो डायग्राम से क्लियर है कि जो टर्बुलेंट होता है, ये देखिए एयर का मूवमेंट है, ये काफी हैफेजेड मैनर में है। तो हैफेजेड है तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग टर्बुलेंट। ओके, तो ये टर्बुलेंट हो गया। इसमें क्या होगा, अगर एयर वे ट्रैक्ट का जो एयर का मूवमेंट है हमारे ट्रैक्ट में अगर वो टर्बुलेंट होगा तो हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा ब्रीदिंग के लिए। ओके, वी हैव टू वर्क हार्डर। बट अगर जो एयर का मूवमेंट है वो लेमिनार फ्लो यानी कि पैरेलल वे में हो रहा है, मीन्स लेमिनार फ्लो का यही है कि ये आपको देखने से लग रहा है लेमिनार फ्लो है, लेमिनार मीन्स लेयर्स में होता है, तो ये लेयर्स में मूव कर रहे हैं। इसमें एयर क्या है, वो पैरेलल में मूव कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा पैरेलल में करेंगे वो एयर मूवमेंट को उतना इजीली पैसेज या रास्ता प्रोवाइड करेंगे,
तो उससे जो एयर का मूवमेंट होगा वो बहुत ही अच्छे वेलोसिटी से होगा, तो इसमें हमें उतना वर्क हार्ड मीन्स नॉर्मल रेट से जो हमारी बॉडी में होता है वो लेमिनार फ्लोइंग होता है, तो इजिली ब्रीदिंग कर पाते हैं। और जो चौथा जो लास्ट फैक्टर है जो रेगुलेट करता है वो है सरफेस टेंशन एंड सर्फेक्टेंट। तो अगर हम सरफेस टेंशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन होता है कि सरफेस टेंशन फ्लूइड की वह टेंडेंसी है जो कि फ्लूइड को अपने स्मॉलेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम में जाने के लिए फोर्स करता है। ओके, टेंडेंसी है ये। क्या होता है कि फ्लूइड जो है किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स की वो क्या होता है अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है। तो मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाता है तो वह स्टेबल हो जाएगा। सिमिलर केस फ्लूइड के साथ है, तो फ्लूइड क्या करेगा वो श्रिंक होना चाहता है, श्रिंक करके वो सरफेस एरिया बढ़ाएगा अपना, ताकि वो जो उसका स्टेट है पोटेंशियल एनर्जी का वो मिनिमम एनर्जी के स्टेट में जाए, और वो क्या हो उसका जो एनर्जी हो वो मिनिमम हो और वो स्टेबल हो जाए। ओके, तो जो वाटर है, वाटर में जो हाइड्रोजन पूल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो वाटर को एक जगह एग्रीगेट करता है जो कि सरफेस टेंशन को जनरेट करता है। ओके, बट जो एल्वियोलर सरफेस होता है जैसे कि हमारा एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई सरफेस को क्या होता है यहाँ पे फ्लूइड इसको लाइन करते हैं, यहाँ पे फ्लूइड उसको लाइन कर रहे हैं हमारे एल्वियोलाई सरफेस को। अब अगर यहाँ फ्लूइड है तो इसका मतलब तो यही होता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेजेंस है सरफेस टेंशन का। अगर यहाँ पे सरफेस टेंशन प्रेजेंट है तो क्या होगा वो एल्वियोलाई को एक्सेस मीन्स एक्सपेंशन से क्या करता है बचाता है, मीन्स जैसे एयर आया वो एक्सपैंड होगा, तो जो सरफेस टेंशन है वो क्या करेगा उस एक्सपेंशन को रेसिस्ट करेगा। बट हमारे नेचर ने क्या किया है कि एक जो एक सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट क्या है एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या करता है सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है। सर्फेक्टेंट क्या है एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिक्रीज करता है हमारे बॉडी में सरफेस टेंशन को। तो नेचर जो है हमारी बॉडी में वो टाइप टू सेल्स मतलब एल्बुलाई पे है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो जो टाइप 2 सेल होता है वो क्या करता है वो सर्फेक्टेंट रिलीज करता है। जो सर्फेक्टेंट आता है वो सरफेस टेंशन, यहाँ पे सर्फेक्टेंट आएगा तो वो क्या करता है वो सरफेस टेंशन यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वाटर को उसको ब्रेक करके सरफेस टेंशन को वो डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज कर दिया, यहाँ पे सर्फेक्टेंट आकर डिक्रीज कर रहे हैं। बट एयर तो अंदर आ चुका है, एयर आया, सर्फेक्टेंट ने अपना काम किया और एल्वुलाई का साइज क्या हुआ बढ़ते गया। तो ऐसा तो नहीं होता है कि मतलब साइज बढ़ते ही जा रहा है, एक स्टेट आता है जिसके बाद फिर से एक्सपेंशन भी होता सॉरी एक्सपल्सन भी होता है। तो क्या होता है कि जब सर्फेक्टेंट की यह प्रॉपर्टी है कि अगर उसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं तो वो वर्क परफेक्टली वर्क नहीं कर पाते, तो वहाँ पे सरफेस टेंशन डोमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे सरफेस टेंशन डोमिनेंट होता है, यहाँ पे सर्फेक्टेंट डोमिनेंट होता है। तो सरफेस टेंशन जैसे ही डोमिनेट होगा वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एयर हम पुश आउट करते हैं हमारी बॉडी को। तो ये मैकेनिज्म है कि कैसे जो सरफेस टेंशन और सर्फेक्टेंट दोनों वैसा वर्षा एक्ट करके हमारे बॉडी में जो एयर ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट को रेगुलेट करते हैं। ओके, और ये जो लास्ट लाइन है वन लाइनर के लिए इंपॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन होता है उतना ज़्यादा क्या होता है लंग्स को स्ट्रेच करने के लिए उतना ज़्यादा वर्क मीन्स क्या, जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा वो क्या करेगा एल्वुलाई को उतना श्रिंक करेगा, और जितना ज़्यादा श्रिंक करेगा उसको मीन्स जब एयर इन करेंगे तो हमें उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि एयर इन हो सके। ओके, तो वही लाइन है कि हायर द सरफेस टेंशन हार्डर फॉर लंग टू स्ट्रेच। ओके, एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि मतलब पूछा जा सकता है सर्फेक्टेंट का, कभी कभी कंपोजिशन पूछ सकते हैं। इसमें जो मेन कंपोजिशन होता है सर्फेक्टेंट का वो होता है आपका डाईपॉल्मिटोल फॉस्फेटिडाइल कोलाइन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन। तो इसका मेन कंस्टिट्यूएंट है, बाकी इसमें फॉस्फेटिडाइल ग्लाइसिन और अदर फॉस्फोलिपिड्स भी पाया जाता है, बट यह मेन कंस्टिट्यूएंट है। तो इसको याद रख सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री में भी जनरली पूछा जाता है। तो डेट्स ऑल फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अगर हम आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू।